यहाँ पर वहाँ पर सब जो बैठे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप लोग शायद काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक गुप्त तरीका लाया गया पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन देने के लिए, और मोदी जी ने और जेटली जी ने उसकी अलग अलग व्याख्या करी। मोदी जी ने बोला कि हम जो एक काला धन दिया जाता है पार्टियों को, इसको ख़त्म करने के लिए लाए हैं। और जेटली जी ने बोला कि अगर खुले तौर पर लोग ऑपोजिशन को पैसा देते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उन लोगों को विक्टिमाइज कर सकती है, इसलिए लोग डरते हैं ऑपोजिशन को पैसा देने में। इसलिए हम ये गुप्त बॉन्ड ला रहे हैं जिससे किसी को पता नहीं लगेगा कि कौन किसको पैसे दे रहा है। तो ये बॉन्ड बेरर बॉन्ड्स थे जो 1000 से 1 करोड़ रुपए के डिनोमिनेशन में स्टेट बैंक इशू करता था। तो आप स्टेट बैंक से जाकर ले सकते थे, बैंक के थ्रू आपने उतना पैसा वहाँ जमा किया और उतने रुपए के आपको बॉन्ड दे देते। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता था। तो आपने 1 करोड़ रुपए के अगर बॉन्ड खरीदे, 10 बॉन्ड, उसमें कोई नाम नहीं लिखा है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं या किसी और जने को दे सकते हैं, उससे आप कैश ले सकते हैं और वो फिर पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। इन बॉन्ड पर सब इनकम टैक्स वगैरह की छूट थी। जो जना उसको खरीदता था, जो कंपनी खरीदती थी, उसको भी छूट मिलती थी जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो दिए जाते थे। पॉलिटिकल पार्टियों को तो डोनेशन की वैसे ही छूट है, कोई टैक्स नहीं लगता। तो पहली बात तो जो जेटली जी का जस्टिफिकेशन था कि हम इसलिए गुप्त बॉन्ड ला रहे हैं कि जिससे सरकार को ये ना पता लगे कि ऑपोजिशन को कौन डोनेट कर रहा है। अब ये तो बिल्कुल झूठा तर्क था, क्योंकि स्टेट बैंक बॉन्ड इशू करता था। स्टेट बैंक एक उस हर बॉन्ड के ऊपर एक गुप्त नंबर होता था, जो नंबर अल्ट्रावायलेट लाइट से दिखता था। लेकिन जब स्टेट बैंक बॉन्ड इशू करता था तो वो ये लिख लेता था कि किसने इस नंबर का बॉन्ड खरीदा, और उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टी अपने खाते में वो बॉन्ड को जमा करती थी तब फिर से वो लिख लेते थे कि इस पार्टी ने इस नंबर का बॉन्ड जमा किया। इसका मतलब स्टेट बैंक को तो ये पूरी सूचना थी कि किसने ये बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया। और स्टेट बैंक क्योंकि सरकारी बैंक है, सरकार के कंट्रोल में है, तो केंद्र सरकार को तो पूरी सूचना थी कि कौन इन बॉन्ड के जरिए ऑपोजिशन को पैसे दे रहा है। सिर्फ ऑपोजिशन को और जनता को नहीं पता था, और इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता लगता था कि ये पैसा किसने किसको दिया, बट सरकार को पता था। तो जेटली जी का जो तर्क था वो तो वैसे ही झूठा निकल गया। अब मोदी जी का तर्क था कि हम काले धन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम ये बॉन्ड ला रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड जो है बैंक के थ्रू ही खरीदा जाएगा। अब ये तर्क भी झूठा था। ये तो इसी से आप समझ सकते हैं, मोदी जी अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि अंबानी अडानी ट्रक में बोरों में भर भर कर कैश पैसा कांग्रेस को भेजते थे, ये कह रहे थे। अब वो कांग्रेस को भेजते थे किसको? राहुल गांधी ने तो ये पूछ लिया कि अच्छा आपको तजुर्बा है कि ये लोग अंबानी अडानी ट्रक में बोरों में भर भर कर कैश भेजते हैं? अगर आपको ये खुद तजुर्बा है कि ये ट्रक में बोरों में भर कर कैश भेजते हैं, तो आप ईडी आईटी अगर ये काला धन भेजते हैं इस तरह से, तो आप उनकी रेड क्यों नहीं करते? तो देखिए, कैश पर तो कोई रोक लगाई नहीं गई। तो ये जो मोदी जी का तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से कैश पर रोक लग जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत था। अभी भी इलेक्शन कमीशन जो थोड़ा बहुत पकड़ती भी है कैश, उसी में हजारों करोड़ का कैश पकड़ लेती है इलेक्शन के दौरान।
तो इलेक्शन में तो खूब कैश यूज़ हो रहा है, पार्टियां भी यूज़ कर रही हैं, कैंडिडेट्स भी यूज़ कर रहे हैं। अगर सचमुच कैश ख़त्म करना था इलेक्शंस में या पार्टियों के द्वारा, तो उसका एक आसान तरीका था। देखिए, जब मोदी जी ने नोटबंदी करी थी तो ये कहा था कि हम कैशलेस इकोनॉमी चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कैश से ट्रांजैक्शंस हों, सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के ज़रिए होने चाहिए। अब ये तो सही है कि हम आम आदमी से नहीं कह सकते कि तुम सब कुछ बैंक के थ्रू करो, कैश इस्तेमाल ही नहीं करो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए तो हम ये कानून बना सकते हैं कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कैंडिडेट्स ये लोग सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करें और कैश में ना करें। और अगर किसी को पकड़ लिया गया कैश में ट्रांजैक्शंस अपने चुनाव के लिए, या पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ लिया गया कैश में ट्रांजैक्ट करते समय, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या पार्टी को डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर सचमुच आपकी इच्छा शक्ति होती कि हम कैश ख़त्म करना चाहते हैं इस पूरे चुनावी खर्चे से, तो आपको इस तरह का कानून बनाना चाहिए था। वो तो आपने बनाया नहीं। तो कैश के ऊपर तो कोई रोक नहीं लगाई गई। कैश तो खूब चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अब हम लोगों ने इसको चैलेंज किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, क्योंकि 3 आधार पर चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन और आरबीआई ने भी बोला कि भाई ये बिल्कुल गलत स्कीम है। आरबीआई और इलेक्शन कमीशन दोनों ने बोला कि भाई इससे मनी लॉन्ड्रिंग खूब होगी, क्योंकि एक कंपनी खरीदेगी, दूसरी कंपनी उससे खरीद लेगी, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा कि किस कंपनी ने असली पैसा दिया। दूसरा उन्होंने बोला, इलेक्शन कमीशन ने, कि भाई हमारे जनता का जो सूचना का अधिकार है, जानने का अधिकार कि कौन पॉलिटिकल पार्टियों को फंड कर रहा है, वो भी इससे डिफीट होगा। तो हम लोगों ने जब 2018 के शुरू में ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई, हम लोगों ने उसी समय 3 आधार पर चैलेंज किया था। एडीआर, कॉमन कॉज, फिर सीपीएम ने भी चैलेंज किया। हमने बोला कि देखिए, इससे सूचना का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का, ये डिफीट होता है। दूसरा, इससे भ्रष्टाचार प्रमोट होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए वो दिया जाएगा जो घूस के तौर पर कंपनियां देती हैं उन पार्टियों को जिनकी सरकारें चल रही हैं, और उन सरकारों से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या कोई और फ़ायदा लेने के लिए घूस के तौर पर दिया जाएगा। तो इससे घूस की प्रक्रिया, ब्राइब्स की प्रक्रिया प्रमोट होएगी। तीसरा, हम लोगों ने ये बोला था कि देखिए, ये पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सिर्फ रूलिंग पार्टीज़ को मिलेगा, क्योंकि रूलिंग पार्टीज़ ही कोई बेनिफिट दे सकती हैं उन कंपनियों को, और जो पार्टियां रूलिंग पार्टी नहीं है केंद्र में भी या राज्यों में भी, उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद इसका फैसला दिया। उन 6 सालों में 16,500 करोड़ के बॉन्ड इशू करके कंपनियों ने इशू करवाए और पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिए। उसमें से आधे पैसे, करीब 8,25,000 करोड़, सिर्फ भाजपा को मिले, और बाकी आधे पैसे, यानी करीब 8,000 करोड़, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को मिले, और वो भी जो पार्टियां राज्यों में रूल कर रही थी उन्हीं को मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो इलेक्टोरल बॉन्ड को, वही जो 3 आधार पर हम लोगों ने चैलेंज किया था, उस आधार पर उसको रद्द कर दिया, और ये भी बोला कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी प्रमोट होएगी। और उसके अलावा
एक और कानून में जो संशोधन किया गया था कि पहले कानून कहता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती। उस लिमिट को हटा दिया उस अमेंडमेंट से, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संग लाया गया। और अब कह दिया गया कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को भी रद्द कर दिया और ये कह दिया कि ये तो हमारे एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करेगा और दूसरी बात ये है कि हमारे डेमोक्रेसी को भी वीकन करेगा। लेकिन सबसे बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि स्टेट बैंक को बोल दिया कि जो भी तुम्हारे पास सूचना है कि किसने ये बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए, ये तुम पूरी सार्वजनिक कर दो। स्टेट बैंक ने काफ़ी दिन तक इस पर आनाकानी करी। पहले तो ये बोले 3 हफ्ते के अंदर उनको ये सूचना देनी थी। 3 हफ्ते बाद आकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, नहीं हमको भी 3.5 महीना और लगेगा, 30 जून तक हम ये सूचना दे देंगे, चुनाव गुजर जाने दीजिए, चुनाव के बाद हम ये सूचना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम्हारे पास तो ये सूचना है, तुम कल तक दे दो। तो अगले दिन उन्होंने 2 खातों में सूचना दी। एक खाते में तो कि भाई इतने का बॉन्ड इस कंपनी ने इस दिन खरीदा, दूसरे खाते में इतने का बॉन्ड इस पार्टी ने इस दिन जमा किया। लेकिन उसमें भी बॉन्ड के नंबर नहीं बताए, जिससे कि आप ये मैच कर सकें कि ये बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुमने बॉन्ड के नंबर तो बताए नहीं, तुम्हारे पास तो वो हैं, तुम कह रहे हो कि हैं, तो बॉन्ड के नंबर बताओ। तब उन्होंने बॉन्ड के नंबर बताए और तब 2 मिनट में लोगों ने ये मेल कर लिया, मैच कर लिया और ये पता लगा लिया कि कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को दिया गया। जब ये इंफॉर्मेशन बाहर आई तब कुछ खोजी पत्रकारों ने फटाफट ये पता लगा लिया कि भाई इस कंपनी ने इस पार्टी को ये पैसे दिए और इस पार्टी की सरकार ने इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, या फिर इस पार्टी की सरकार ने इस कंपनी के फेवर में कोई पॉलिसी बदली, या फिर इस पार्टी के द्वारा कंट्रोल्ड ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड करवाई गई उस कंपनी के ऊपर और उसके बाद उस कंपनी ने पैसे दिए भाजपा को और भाजपा की सरकार ने फिर या उनके ईडी, आईटी जो उनके कंट्रोल में है, उन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया और छोड़ दिया उन कंपनियों को। और या फिर कुछ दवाई बनाने वाली कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जिनके खिलाफ, जिनके बारे में ये पता लग चुका था कि ये कंपनियां बहुत खतरनाक दवाइयां बना रही हैं जिससे कि सेहत पर बहुत खराब असर पड़ सकता है, और उन दवाइयों को बंद करना चाहिए था ड्रग रेगुलेटर्स के द्वारा, लेकिन उन दवाइयों को बॉन्ड का पैसा लेने के बाद चलने दिया गया। यानी कि तरह तरह से भ्रष्टाचार हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो गुप्त चीज़ थी उसका इस्तेमाल करके पर्दे के पीछे घूस के तौर पर कंपनियों ने उन पार्टियों को पैसा दिया जिनसे उनको कुछ फ़ायदा मिल सकता था, जिनकी सरकारों से। अब मेन तो केंद्र सरकार थी, तो इस वजह से आधा पैसा भाजपा को मिला जो केंद्र सरकार के ऊपर काबिज थी, और बाकी आधा पैसा उन पार्टियों को मिला, टीएमसी को मिला, कांग्रेस को मिला, वहाँ बीजू जनता दल को मिला, बीआरएस जो तेलंगाना की सरकार पर काबिज थी उन लोगों को मिला। तो अब सवाल ये है कि अगर ये पैसा घूस की तरह दिया गया फ़ायदा लेने के लिए, तब तो ये बहुत बड़ा अपराध है हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और इसमें
जिन लोगों ने ये अपराध किया है, यानी कि उस कंपनी के जिन लोगों ने, पार्टी के जिन लोगों ने, सरकार के जिन लोगों ने, और ईडी, आईटी, सीबीआई के जिन लोगों ने, और ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के किन लोगों ने मिलकर जो ये अपराध किया है, इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, इन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। और साथ में उन पॉलिटिकल पार्टियों ने जिन्होंने घूस ली, और ये सिर्फ भाजपा ने नहीं ली है, बाकी भी पॉलिटिकल राज्यों में जो पार्टीज थी उन्होंने भी ली, उनसे ये पैसा वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो घूस का पैसा है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और घूस का पैसा किसी पार्टी के पास रहने नहीं दिया जा सकता, उनसे वापस लिया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक पिटिशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच हो। इसमें सीबीआई, ईडी वगैरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो खुद की ही जांच होनी है। तो इसमें जांच एक एसआईटी के द्वारा होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो सुप्रीम कोर्ट गठित करे, कुछ रिटायर्ड सीबीआई के ऑफिसर्स या दूसरे ऑफिसर्स, और सुपरवाइज बाय सम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उस तरह की टीम गठित होनी चाहिए जो इसकी जांच करें, और उसके बाद फिर इन लोगों का प्रोसिक्यूशन हो और इनसे ये पैसा रिकवर किया जाए। लेकिन देखिए, ये हमारे पूरे चुनावी लोकतंत्र के बारे में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब अगर आप देखें कि आज हमारा पूरा चुनावी लोकतंत्र एक पैसे का खेल बन गया है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। मतलब जब हम अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, चाहे उसको सिर्फ 25% ही वोट मिली हो, अगर बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिली है उसे, तब वही एक सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी का। और बाकी लोगों को अगर कुल मिला के 75% वोट भी मिली हो, उनकी वोट का कोई मायने नहीं रहता। फिर जब सरकार बनती है, तो जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, वही एक मात्र रूलिंग पार्टी बन जाती है, वही सरकार चलाती है, और जो बाकी 49% भी अगर एमएलएज या एमपीज हों ऑपोजिशन के पास, उनका सरकार चलाने में कोई वजूद नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम वोट देने जाते हैं, तो हम सिर्फ उन पार्टियों को या उन कैंडिडेट्स को वोट नहीं करते जो हमें सबसे अच्छे लगते हैं। अगर हमें ये लगे कि भाई ये पार्टी तो पावर में आने नहीं वाली, या ये कैंडिडेट तो जीतने नहीं वाला, अच्छा तो ज़रूर है, सबसे अच्छा यही है, लेकिन ये जीत तो सकता नहीं, इसलिए हम इसको वोट देंगे तो हमारी वोट तो बर्बाद हो जाएगी, तब हम ये देखते हैं कि जो 2 पार्टियां जो रेस में हैं, या 2 कैंडिडेट जो रेस में हैं, उनमें से जो हमको कम खराब लगता है उसको हम वोट दे देते हैं। अब ये हम कैसे समझते हैं कि कौन रेस में है, कौन रेस से बाहर है? इसका हम आधार ये होता है, हम ये देखते हैं कि किस कैंडिडेट की कितनी विजिबिलिटी है, किस पार्टी की कितनी विजिबिलिटी है। और अगर हम देखते हैं कि भाई ये कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है, पार्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो जीत ही नहीं सकते। अब विजिबिलिटी कैसे बनती है? विजिबिलिटी बनती है मेनली पैसे से। कभी कभी वो अपवाद के तौर पर बगैर पैसे के भी विजिबिलिटी बन जाती है, बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर विजिबिलिटी पैसे के आधार पर बनती है। आप पैसे से एडवर्टाइजमेंट्स अखबारों में, टेलीविज़न पर, सब जगह चला सकते हैं। पैसे से ही आप बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स लगवा सकते हैं। पैसे से ही आप पेड वर्कर्स को घुमा सकते हैं, आपके हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और पैसे से ही आजकल बड़ी बड़ी रैलियाँ कराई जाती हैं, ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। मोदी जी जब रैली करते हैं तो ठेके दिए जाते हैं
वे बोलते तुम 100 ट्रक लाओ, तुमको हम 50 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, जो भी दे देंगे। और उस आधार पर ट्रक से, बसों से लोगों को पैसे दे दे के मंगाया जाता है और फिर टीवी पर दिखाया जाता है कि भाई इसकी तो इतनी बड़ी रैली हो गई, इसके मतलब ये तो बिल्कुल रेस में है, इस चुनाव के रेस में है। तो इसलिए पैसा ही एक मात्र डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑलमोस्ट हो गया है आजकल के चुनाव में। देखिए, आज मेरा मानना है कि भाजपा के पास सब पार्टियों को मिला भी लिया जाए, उनसे कम से कम 4 गुना पैसा है और 4 गुना पैसा खर्च कर रहे हैं। भाजपा जो है उन्होंने और पार्टियों के सारे फंडिंग को चोक कर दिया है, उनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर दिए हैं, उनके लीडर्स को अरेस्ट भी कर लिया है। सब तरह से इलेक्शन कमीशन उनके कब्जे में है। वो लोग कितना भी कम्युनल स्पीचेस देते रहे, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। ऑपोजिशन वाले जरा भी चूं कर दें, अगर अभी खड़गे साहब ने बोल दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन पार्टिजन काम कर रहा है, पार्टिजन तरीके से काम कर रहा है, तो खड़गे साहब को ही नोटिस दे दिया। तो इन सब के बावजूद भी आज मुझे लगता है कि आज फिर भी बीजेपी हारेगी, इतना सब एडवांटेज होने के बावजूद, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लेकिन देखिए, नॉर्मल इलेक्शन में, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल इलेक्शन है, ये उसी तरह का इलेक्शन है जो इमरजेंसी के बाद वाला इलेक्शन था। नॉर्मल इलेक्शन में पैसे का खेल ही चलता है, और अगर हमको पैसे का खेल, चुनाव पैसे का खेल ना रह जाए, उसके लिए अगर कुछ करना है तो हमको कई रिफॉर्म्स करने होंगे। आज इलेक्शन कैंडिडेट के ऊपर कितना खर्चा वो कर सकता है उसके ऊपर तो लिमिट लगी है, 75 लाख या 90 लाख, लेकिन पार्टी कितना पैसा खर्च कर सकती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। यानी अब देखिए, अगर भाजपा 500 कैंडिडेट खड़े करे तो 500 कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो 400-450 करोड़ खर्च कर सकते हैं कुल मिलाकर। लेकिन भाजपा के पास सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6 साल में 8,500 करोड़ आ गया, और तरह से और 8,000 करोड़ आ गया, यानी 16,000 करोड़ आ गया। यानी कि जितना पैसा उनके सारे कैंडिडेट्स मिलाकर खर्च कर सकते हैं, उससे 40 गुना पैसा भाजपा खर्च कर सकती है। तो इस इलेक्शन लिमिट का कोई मायने ही नहीं रहा अगर पॉलिटिकल पार्टी के स्पेंडिंग पर आप लिमिट नहीं लगाते। और दूसरी बात, उसको एनफोर्स करना होगा। अगर जैसे मोदी जी कहते हैं कि अंबानी अडानी ट्रक में बोरियों में भर भर कर पैसे भेजते हैं और कैश में लोग खर्च कर रहे हैं, और कैंडिडेट्स भी आजकल 75 लाख या 90 लाख लिमिट है, लेकिन 50-50 करोड़ खर्च कर देते हैं और उनको पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो सब कैश में खर्च करते हैं और अपने रिटर्न में दिखाते नहीं हैं। तो उसका तरीका ये था, देखिए, एक तो आप पार्टी के स्पेंडिंग पर लिमिट लगाइए, फिर उसको इन्फोर्स करने के लिए आप पार्टी और कैंडिडेट्स के ऊपर रोक लगा दीजिए कि भाई कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तीसरी बात, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाइए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कम ये होता है कि अगर किसी पार्टी को 2% वोट भी मिलते हैं तो उनके 2% रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट जाते हैं। मान लीजिए सीपीआई को 2% वोट मिलते हैं तो उनके 11 एमपी बनेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें तब फिर लोगों को लगता है कि ठीक है, ये पार्टी पावर में नहीं आएगी लेकिन इनके कुछ लोग तो जाएंगे पार्लियामेंट में। तो फिर खुलकर लोग अपनी जो फेवरेट पार्टी है उसको वोट देते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत देशों में लागू किया गया है, हिंदुस्तान में नहीं किया गया, तो हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी लाना पड़ेगा। फिर कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, देखिए 90 लाख भी अगर लिमिट है तो बहुत सारे
अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो सोशल वर्कर रहे हैं, उनके पास तो 90 लाख भी नहीं है ना खर्च करने के लिए इलेक्शन में। तो इसलिए उसका प्रपोजल ये होता है कि आप स्टेट फंडिंग करिए। स्टेट फंडिंग का मतलब होता है कि इलेक्शन के बाद हर कैंडिडेट को जितना वोट मिलती हैं उसके हिसाब से लेटर से 50 रुपये पर वोट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। तो अगर आपको 1 लाख वोट मिली तो 50 लाख रुपए इलेक्शन के बाद आपको मिल जाएगा। तो इलेक्शन से पहले आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कुछ लोन लेकर इलेक्शन लड़ लीजिए। आपके पास 50-60 लाख रुपए आपने लोन ले लिया और फिर इलेक्शन में आपको अगर 1 लाख, अगर आप क्रेडिबल कैंडिडेट हैं और अच्छे सोशल वर्कर हैं, 1 लाख वोट भी मिलती हैं तो आपको वो पैसे स्टेट से मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो फीजिबल ही नहीं है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। कितना पैसा? देखिए 60 करोड़ से कम वोट पड़ते हैं एक जनरल इलेक्शन में पूरे देश में मिलाकर। 60 करोड़ को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 करोड़ होता है। उसमें भी आप लिमिट लगा दीजिए कि भाई किसी कैंडिडेट को 90 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम 90 लाख दिया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को 1.25 लाख वोट से ज़्यादा मिलती है तो उसके ऊपर उसको नहीं दिया जाएगा। तो टोटल खर्चा सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 हज़ार करोड़ होगा स्टेट फंडिंग पर 5 साल में एक बार। वो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। इससे ज़्यादा पैसा तो एमपीज़ को एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में हर साल सरकार देती है। तो स्टेट फंडिंग भी करी जा सकती है। तो ये सब कुछ चुनाव सुधार हैं। अगर हमको चुनाव को पैसे का खेल बनाकर नहीं रखना है तो हमको ये सब सुधार करने पड़ेंगे। लेकिन सुधार कौन करेगा? जो रूलिंग पार्टी है उसको तो इसका फ़ायदा मिल रहा है इस सिस्टम का, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है। वो तो चाहती है कि भाई पैसे का ही, भाजपा तो चाहती है कि चुनाव पैसे का ही खेल हो, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है, बाकियों के पास पैसा नहीं है। और जितना पैसा है भी थोड़ा बहुत उसको वो लोग फ्रीज कर देते हैं अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके। तो इसलिए रूलिंग पार्टीज तो चाहती नहीं है कि इसको चेंज किया जाए और कोई फेयर इलेक्शन हो पाए। ये तो हम लोगों की ज़रूरत है। देखिए हम लोग रियल स्टेक होल्डर्स हैं इस लोकतंत्र के, और हम लोगों को इस पर मुहिम छेड़नी पड़ेगी। हम लोगों को कैंपेन करना पड़ेगा इन रिफॉर्म्स के लिए, और उन कैंपेन का अगर दबाव पड़ेगा सरकारों के ऊपर तब जाकर ये रिफॉर्म्स आ पाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब ये, देखिए एक मूवमेंट हुआ था जेपी के समय, उसके बाद एक मूवमेंट हुआ एंटी करप्शन मूवमेंट। एंटी करप्शन मूवमेंट का अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उससे एक तो मोदी जी पावर में आ गए, उसका फ़ायदा उठाकर। लोकपाल वगैरह तो जो भी बना वो बिल्कुल है हमारे पास, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले तो इन्होंने बनाया ही नहीं 5 साल तक, फिर बनाया भी तो ऐसे लोगों को बना दिया है। अब एक साहब को बना दिया है जिन्होंने धड़ाधड़ फैसले सरकार के हक में दिए, सुप्रीम कोर्ट में थे खानविलकर साहब, उनको लोकपाल बना दिया है। उन्होंने एकमात्र बस ये काम किया है कि महुआ मोइत्रा का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया। उनको ये नहीं दिख रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेश्चंस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया। मतलब ये लोग तो सरकारी तोते हैं जो वहाँ पर अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि लोगों को इतनी निराशा हो गई कि लोग, जो एक्टिविस्ट लोग थे, वो घर पर आकर बैठ गए। और हमको वो निराशा अब ख़त्म करनी है। अगर हमको इस देश में लोकतंत्र बचाना है तो हमको वो स्पिरिट एक्टिविज़म की फिर से जगानी होगी। हमको सिविल सोसाइटी को फिर जगाना होगा और हमको ये दिखाना होगा कि हम लोग रियल स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे मुहिम से हम सरकारों के ऊपर
पार्लियामेंट के ऊपर दबाव डालकर जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो करवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब वो समय आ गया है जब सिविल सोसाइटी फिर से जागेगी। अब ये हो रहा है, उसकी शुरुआत हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि होने लगी है। और अगर ये हो गया तब फिर ये रिफॉर्म्स हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।